इन साथियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हिंदी के पाठ्यक्रम की चर्चा की थी। पाठ्यक्रम के चर्चा अनुसार आज हम विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे और वर्णमाला के बारे में आज पढ़ेंगे। वर्णमाला पढ़ने से पहले हम उसके कुछ इतिहास, व्याकरण के कुछ इतिहास के बारे में जान लें, हिंदी भाषा के बारे में कुछ जान लें। मूलतः व्याकरण जो है उपसर्ग और प्रत्यय और धातुओं से मिलकर बना है। व्याकरण शब्द जैसे ये व्याकरण, जो व्याकरण शब्द है इसमें वी उपसर्ग, आ उपसर्ग के साथ करण है। अब ये दोनों जो है वी और का, ये उपसर्ग हैं। करण दो शब्दों से बना है। इसमें क्री जो है वो धातु है और अन जो है उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। क्री धातु और अन जो है वो प्रत्यय है। दोस्तों, व्याकरण शब्द का निर्माण वी आ उपसर्ग के साथ क्री धातु के साथ अन प्रत्यय लगने से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। व्याकरण का अर्थ हुआ भली भांति समझाकर, भली भांति समझाकर विश्लेषण करना। भली भांति समझाकर विश्लेषण करना। दोस्तों, व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझाकर किसी भी शास्त्र का विश्लेषण करना, यानी कि व्याकरण में जो भी शब्दावलियां दी गई हैं, जो भी नियम हैं, उनको समझाकर उनका विश्लेषण करना होता है। व्याकरण की परिभाषा होती है, व्याकरण की परिभाषा जब हम लिखेंगे, व्याकरण की परिभाषा में हम बताते हैं कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है, व्याकरण कहलाता है। यानी कि इसमें शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना और नियमों को जो है शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाया जाता है। तो इसका होता है वह शास्त्र जिसमें शब्दों को शुद्ध रूप में, शब्दों को शुद्ध एवं प्रयोग के नियमों का निरूपण किया गया है। व्याकरण की परिभाषा हुई वह शास्त्र जिसमें शब्दों को शुद्ध रूप एवं प्रयोग के नियमों का निरूपण किया गया है। यानी कि जब भी हम व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना और उसके नियमों को सही तरीके से प्रयोग करना ही व्याकरण है। व्याकरण किस तरह बना? व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं? दो उपसर्ग वी और आ उपसर्ग लगे हुए हैं। उसमें क्री धातु है और अन प्रत्यय। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग और कितने प्रत्यय हैं, तो आप बताएंगे व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग, एक प्रत्यय और एक धातु है, कृत धातु। कृत धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ हुआ भली भांति समझाकर विश्लेषण करना। इसकी परिभाषा हुई वह शास्त्र जिसमें शब्दों को शुद्ध रूप में लिखा जाता है। व्याकरण में शुद्धता की विशेष ध्यान और जो प्रयोग के नियम हैं उनका निरूपण किया जाता है, वही व्याकरण कहलाता है। इसको आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग या प्रकार क्या हैं। आगे हम
व्याकरण को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे व्याकरण के अन्य नाम कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इसको कहते हैं शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, शब्दानुशासन या शब्दशास्त्र, शब्दशास्त्र या शब्द स्मृति, शब्द स्मृति। व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग, व्याकरण के मूलतः 3 अंग होते हैं। व्याकरण के मूलतः 3 अंग माने जाते हैं, जिन्हें हम यहाँ देख लेते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा होता है शब्द साधन, शब्द साधन। तीसरा होता है वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास। यानी व्याकरण के जो अंग हैं वो 3 हैं, वर्ण विचार, शब्द साधन, वाक्य विन्यास। वर्ण विचार में हम ध्वनियों को पढ़ते हैं, वर्ण विचार में हम ध्वनि को पढ़ेंगे, वर्ण को पढ़ेंगे और अक्षर को पढ़ेंगे, और इससे शब्दों के निर्माण का अध्ययन करेंगे कि शब्द कैसे निर्मित होते हैं, शब्द के निर्माण का अध्ययन करेंगे। शब्द साधन में शब्द होते हैं, शब्द एवं शब्द भेद पढ़ेंगे, शब्द एवं शब्द भेद पढ़ेंगे। वाक्य विन्यास में वाक्य रचना, वाक्य रचना के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, व्याकरण में के अन्य नाम हैं शब्दानुशासन, शब्द शास्त्र और शब्द स्मृति। व्याकरण के अंग हैं 3, वर्ण विचार, शब्द साधन, वाक्य विन्यास। वर्ण विचार में हम ध्वनियों को पढ़ेंगे, वर्ण अक्षर का निर्माण कैसे हुआ है, शब्द के निर्माण का अध्ययन हम इसमें करेंगे वर्ण विचार में। शब्द साधन में शब्द और शब्द के कितने भेद हैं। वाक्य विन्यास में वाक्य रचना और वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। आगे अब हम चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आगे हम भाषा का, जो हिंदी भाषा का एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, हिंदी भाषा कब मनाई, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, उसको जान लेते हैं। जैसे हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय, नोट हेडिंग लिखेंगे हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय। हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत है। हिंदी भाषा मूलतः संस्कृत से जो है, सभी संस्कृत है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है, संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। संस्कृत के बाद पाली भाषा का जन्म हुआ, संस्कृत के बाद पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश का निर्माण हुआ, और अपभ्रंश के बाद हिंदी का निर्माण हुआ, अपभ्रंश के बाद हिंदी का निर्माण हुआ। भारत में मूलतः 13वीं शताब्दी में फारसी के महान कवि औफी ने हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी ने भी हिंदी का प्रयोग किया। 17वीं शताब्दी में जो मुस्लिम कवि थे उस समय, वो भी हिंदी और हिंदवी दोनों भाषाओं का प्रयोग करते थे। लेकिन जब अंग्रेजी शासन आया, अंग्रेजों का शासन आया, उसके बाद हिंदी में जो है मूलतः हिंदवी को छोड़ दिया गया और हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा।
हिंदी की जो जननी है मूलतः संस्कृत है, लेकिन वो अपभ्रंश भाषा से हिंदी का निर्माण हुआ है। संस्कृत देव भाषा मानी जाती है, जिसमें हमारे ऋग्वेद, स्मृतियां, उपनिषद लिखे हुए हैं। पाली भाषा बौद्ध भाषा मानी जाती है, जिसमें बौद्ध लोगों ने अपने उपदेश दिए, महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था, उस भाषा उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद प्राकृत भाषा आई, जिसको सबसे ज्यादा जैन धर्म के लोगों ने यूज किया, यानी कि उनके जो काव्य लिखे गए, उनके ग्रंथ लिखे गए, वो प्राकृत भाषा में जैनों के लिखे गए। उसके बाद अपभ्रंश आई। अपभ्रंश में विभिन्न कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी। उसके बाद मूलतः हिंदी आती है, हिंदी का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा का हमने आपको बताया कि 13वीं सदी में जब फारसी के महान कवि औफी हिंदवी के नाम से इसको संबोधित करते थे, उसके बाद 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी ने भी इसको हिंदवी के नाम से ही पुकारा या हिंदवी ही कहा। हिंदी मूल रूप से अंग्रेजों के शासनकाल से भारत में यूज होना यानी प्रयोग होना शुरू हुआ। इसके बाद हम भारत के संविधान में मूलतः उसके अनुच्छेद 343 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक में हिंदी को राजभाषा माना गया और देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में व्यवस्था दी गई कि जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा होगी और देवनागरी लिपि में चीजों को वर्णित किया जाएगा और लिखा जाएगा। 14 सितंबर 1949 से भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह व्यवस्था दी गई भारतीय संविधान में कि 343 के तहत हिंदी जो है वो राजभाषा है और जो लिपि है जिसमें लिखी जाएंगी चीजें वो देवनागरी लिपि है। 14 सितंबर 1949 से प्रतिवर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाने लगा और हिंदी दिवस का सेलिब्रेशन सितंबर मास के 14 तारीख को होता है। इसके बाद भाषा, जैसे हमने पढ़ा व्याकरण के बाद हमने जाना हिंदी का संक्षिप्त इतिहास। उसके बाद भाषा का इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी के संक्षिप्त इतिहास के बाद हम भाषा को जान लेते हैं। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा क्या है, भाषा का अर्थ क्या होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत शब्द के भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा
भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से निर्मित है। भास का अर्थ होता है, यहाँ अर्थ जो होता है बोलना। भास का अर्थ होता है बोलना या कहना या कहना। अब इसको हम इसकी परिभाषा यहीं से निकाल सकते हैं, बोलना या कहना। इसकी परिभाषा हुई शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यानी हम अपने विचारों को जब व्यक्त करते हैं तो उसको भाषा किसकी कहेंगे? भाषा। एक सार्थक शब्द के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो इसकी परिभाषा हुई, परिभाषा शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को या संकेत को भाषा कहते हैं। सार्थक समूह को या संकेत को भाषा कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को या संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा भास धातु से बना है। भास का अर्थ होता है बोलना या कहना। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा भाषा शब्द किस धातु से बना है, तो आप बताएंगे भाषा शब्द भास धातु से बना है। जब इसकी परिभाषा पूछी जाएगी या परिभाषा इस तरह लिखा होगा कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कि भाषा कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को या संकेत को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे कि इसको भाषा कहते हैं। इसको आप लिख लेंगे। आगे चलते हैं और एक परिभाषा और जान लेते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु बताते हैं कि भाषा वह अभिव्यक्ति है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को स्वयं समझता है। यानी वो बताते हैं कि व्यक्ति अपने विचारों को जिस माध्यम से जिस साधन से प्रकट करता है, दूसरों को बताता है और दूसरे के विचारों को समझता है, वही भाषा है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को या मनुष्य अपने विचारों को, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट या भली भांति प्रकट करता है। दूसरों पर भली भांति प्रकट
प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को स्वयं समझता है। दूसरे के विचारों को स्वयं समझता है। गुरुदेव बताते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और उसके विचारों को स्वयं समझता है। यह भाषा की परिभाषा है। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई परिभाषा है, जिसमें पूछा जाता है यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो आप लिखेंगे यह परिभाषा पंडित कामता प्रसाद गुरु के द्वारा दी गई है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं। आपसे एक निवेदन है, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको भाषा के प्रकार को हम समझते हैं कि भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के मूलतः 3 रूप हैं। भाषा के रूप, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के 3 रूप हैं। भाषा के 3 रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा। पहली होती है मौखिक भाषा। दूसरी होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तीसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा की परिभाषा होती है वह भाषा जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। परिभाषा इसका परिभाषा नहीं पूछी जाती है, तो इसलिए इसकी परिभाषा हम नहीं लिखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वह ध्वनि है। लेकिन लिखित भाषा वह भाषा जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा का रूप होता है। जैसे अगर हम अपनी बात कहें तो जब हम अपने बात को कहीं प्रेषित करते हैं तो उसको सुनने वाला चाहिए। अगर वो कोई सुनने वाला नहीं है तो हमारी जो बात है, हमारी जो ध्वनि है वो आसमान में चली जाएगी, उड़ जाएगी। परंतु यदि वह कहीं दूर है, सुनने वाला कहीं दूर है, तो उसको हम पत्र के माध्यम से, निबंध के माध्यम से और अन्य रूपों में, कहानियों के माध्यम से अपने विचारों को लिखकर प्रेषित कर सकते हैं। तो भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर प्रेषित करते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसमें बच्चे, गूंगे, बहरे अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे अगर कोई बच्चा है, रो रहा है, तो माँ को ये संकेत करता है कि मुझे भूख लगी है। उसी तरह कोई गूंगा या बहरा है, वो भी अपने सांकेतिक भाषा के माध्यम से यह बताता है कि वह क्या कहना चाह रहा है, और सामने वाला उसके विचारों को समझता है और उसके बाद उसका उत्तर देता है, या उसकी जो आवश्यकता है, जिसकी वो डिमांड कर रहा है, उसको पूरा करने की कोशिश करता है।
तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, इस यहाँ पे 3 प्रश्न बनते हैं, भाषा के कितने रूप हैं? तो आप बताएंगे भाषा के 3 रूप हैं। भाषा के 3 रूप हैं। कौन कौन से भाषा के 3 रूप में कौन कौन से हैं? भाषा की मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें बताया लिखा होगा मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा और असांकेतिक भाषा या अलिखित भाषा। जो भी उसमें लिखा हो, आप किसी एक के उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से सभी, कोई भी अगर ऑप्शन में है तो आप ये ध्यान रखिएगा, भाषा के 3 रूप, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अगला क्वेश्चन बनता है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आप बताएंगे ध्वन। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह बन जाए कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आप बताएंगे वर्ण। वर्ण जो है वो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, परंतु मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक था। अगली क्लास में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे और शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम अपने क्लास को आगे ले जाएंगे। आपसे एक निवेदन है, कृपया आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि कोई कमी है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें दें। आपके लिए इससे बड़ा योगदान हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।